कल अरिस्टोटल की हमने कल बात की थी, उसकी थ्योरी की बात की थी। रेलेवेंस के 3-4 पॉइंट है। अच्छा, मैं अगर आप गौर करें तो मैं रेलेवेंस और क्रिटिसिज्म को डिटेल में बात नहीं करता, बहुत डिटेल में इस पर बात नहीं करता। उसकी वजह ये होती है कि आई एक्सपेक्ट कि यू कैन रीड इट फॉर योर सेल्फ, आप उसको रीड कर सकते हैं खुद भी। बेसिक आइडिया दे देता हूँ और किसी हद तक हम दरमियान में भी उस पर बात कर लेते होते हैं। सो रेलेवेंस की बात करूं अरिस्टोटल की थ्योरी की, तो मेरे ख्याल में कल मैंने दरमियान में थोड़ी सी की थी पॉइंट्स, लेकिन लेट मी ऐड सम ऑफ द पॉइंट्स ही। फॉर एग्जांपल पहली रेलेवेंस ये है, प्लेटो अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। he was considered to be the father of modern, नहीं सिर्फ political science, do not use the word modern, sorry मेरी गलती से लफ्ज़ निकला था मुंह से। Aristotle is considered to be the father of political science, modern political science किसी और को कहते हैं। So he was the father of political science। और क्यों political science का father है? Because he was the first one to have introduced the principle of scientific methods. He has introduced the scientific methods in the study of politics. So he is the first political scientist that way. That's true जी। So political science के सेंस में हम उसको लेते हैं, उसकी scientific approach towards study of politics उसका फाउंडर समझ जाता है। और इसी scientific approach की बुनियाद पे हम मॉडर्न दौर में एक लफ्ज़ यूज करते हैं, बिहेवियरलिज्म। जिन लोगों ने PMS रखना है वो ये लफ्ज़ गौर से सुने प्लीज, खासकर मैं तमाम सूबों की बात करूं, खासकर पंजाब की बात करूं। His method of studying science was scientific, and therefore मॉडर्न दौर में उसकी रेलेवेंस का जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि मॉडर्न दौर में इसी अप्रोच को हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। So behavioral approach is the dominant approach in studying political science. Therefore, इस approach का जो founder है, it is Aristotle. दूसरी relevance point, empiricism और pragmatism, या एक तीसरा लफ्ज़ यूज करते हैं realism. Aristotle is considered to be a realist thinker, उसको realist thinker कहा जाता है। और realist thinker का मतलब ये होता है और कि he gave a theory which relates to the realities, which is based on the explanation and analysis of the facts of the matters that existed. मैंने कल एक लफ्ज़ यूज किया था, प्लेटो और एरिस्टोटल में एक डिफरेंस ये बताया था that Plato wanted to focus on what should be done, while Aristotle's focus was what things are. मामलात हैं क्या, स्टेट ऑलरेडी ऑपरेट कैसे करती है, what types of states exist. He did not focus on the idea of what ought to be done. So his theory is based on observation, based on reality, based on pragmatism, and not based on wishful thinking. उसकी तखयलाती दुनिया थी, फर्जी दुनिया नहीं थी। उसने जो डिस्कशन की वो ग्राउंड रियलिटीज की बुनियाद पे की। That kind of thing is what we call his approach of empiricism. Third one is जो एक और रेलेवेंस है उसकी, मैं बहुत सारी है, मैं कुछ 3-4-5 पॉइंट सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को। एक और इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी स्टेट का एज अ मीन्स होना, नॉट एंड। स्टेट एज मीन्स एंड नॉट द एंड। कल हमने बात की थी कि अरिस्टोटल की स्टेट एक मीन्स है, उसका एंड क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, इफ यू कुड टेल मी व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टेट, कल मैंने बताया था morality, that's to virtue. His end of the state was to have the moral and virtual growth of the people, virtual moral grooming, development of the citizens, human development in the sense of virtuous development. वो approach है state की। So इसका मतलब ये हुआ, state is not the end, state is a means to an end. अच्छा, अब इसी पॉइंट को मैं अगर रिलेट करूं मॉडर्न दौर से, मॉडर्न दौर में भी हम जो मुल्क, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट को एंड समझती हैं, उनको हम अथॉरिटेरियन स्टेट कहते हैं, उनको हम टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी बैड स्टेट्स।
उन स्टेट्स को हम बुरी स्टेट्स कहते हैं। और ये जो स्टेट है, इसकी जो स्टेट है अरिस्टोटल की, वो स्टेट इटसेल्फ एंड नहीं है, बल्कि स्टेट इज अ मींस एंड एंड इज रिलेटेड टू द पब्लिक। वो अलग बात है, मॉडर्न दौर में हम लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा करते हैं, इसने मॉरल डेवलपमेंट पे ज्यादा किया, बट एटलीस्ट फोकस वाज द पीपल एंड नॉट द स्टेट। दिस इज व्हाट हाउ वी से इट इज लिंक्ड विद द मॉडर्न अप्रोच ऑफ स्टेट कंपेयर टू जो मॉडर्न दौर में टोटलिटेरियन स्टेट है, उसको अरिस्टोटल भी नफी करता है। ही डजंट लाइक इट बिकॉज ही कंसिडर स्टेट मीन्स नॉट द एंड। एक और पॉइंट है जी इसके अंदर, और वो है इसकी जो प्रिंसिपल है स्लेवरी के हवाले से जो बात करता है, उसकी जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी है। ऑब्वियसली इसमें जरा पार्शली कंट्रीब्यूशन बनता है, मतलब वो स्लेवरी को जस्टिफाई तो कर रहा है, बट इजंट इट दैट ही एक्चुअली वाज द फर्स्ट थिंकर टू प्रोवाइड अ रूम ऑफ लिबरेशन फॉर द स्लेव्स। उसने एक ऑप्शन दिया है, अगर स्लेव्स इंटेलेक्ट लर्न करते हैं तो दे कैन, वन स्लेव विल नेवर कैन नॉट ऑलवेज बी अ स्लेव। ही कैन, द स्लेव्स कैन ग्रूम देमसेल्व्स, वो ग्रूम कर सकते हैं, वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और वो अपने आप को स्लेवरी से बाहर निकाल सकते हैं। द चांस ऑफ एंडिंग स्लेवरी, इसके लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं, इमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी। इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, इसकी एक अपॉर्चुनिटी जरूर मौजूद है, जरूरी नहीं हो बट अपॉर्चुनिटी जरूर देता है वो। नेक्स्ट, बहुत सारे, मैं प्लीज मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, डोंट थिंक कि ये आखिरी है। जो लास्ट मेजर है और वो है उसकी ऑर्गेनिक थ्योरी। कल भी जिक्र हुआ था, मैंने हल्का सा डिफाइन किया था, ज़्यादा डिटेल में डिफाइन नहीं किया, जिसको हम कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स जिसने ऑर्गेनिक थ्योरी दी, हु बिलीव्ड दैट स्टेट इज एन इवॉल्व्ड एंटिटी। स्टेट इवॉल्व होती है, और वो क्यों इवॉल्व होती है? बिकॉज ही क्रिएट्स एन एनालॉजी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट। वो एक इंसान और स्टेट के दरमियान में एक एनालॉजी क्रिएट करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्रिंसिपल। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू हैव गिवन द थ्योरी दैट स्टेट्स आर लाइक ह्यूमंस। मैंने कहा था स्टेट इज अ मैग्निफाइड इंडिविजुअल, और उसमें स्टेट मैग्निफाइड इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल को मैग्निफाई कर देंगे तो स्टेट बन जाएगी। और ऑब्वियसली उनकी, चूंकि इंसानों की और स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आल्सो को रिलेट विद ईच अदर, वो रिलेशनशिप बनता है उनका, दे को रिलेट विद ईच अदर। दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्गेनिक थ्योरी। मॉडर्न दौर में हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि जो आपकी ऑर्गेनिक थ्योरी है, जो ये कहती है कि स्टेट भी एवॉल्व होती है, ग्रो करती है, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे जाके। अगर आपको यहाँ समझ ना भी आई तो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे। पहले फैमिली थी, फिर ट्राइब था, फिर क्लैंस ट्राइब एक्सेट्रा। स्टेट ग्रो करती है, वो स्टैटिक नहीं होती सॉर्ट ऑफ। दिस को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं, ऑर्गेनिक भी थ्योरी कहते हैं। ही इज द पायनियर ऑफ दिस थ्योरी। सो ये कुछ कंट्रीब्यूशंस है, देयर आर मेनी अदर कंट्रीब्यूशंस। मैंने जैसे आपको एक कुछ की एग्जांपल दी है। लास्ट पॉइंट, क्रिटिसिज्म। तीन चार पॉइंट्स क्रिटिसिज्म के। ऑब्वियसली अरिस्टोटल की बात करें, उनमें से फॉर एग्जांपल पहला क्रिटिसिज्म तो यह है, अरिस्टोटल डज नॉट प्रोड्यूस any new idea, he only analyzed the existing ideas. So he lacks any creativity, and that's the problem, lack of creativity. Because he is realist, so he is focusing on what exists and not what ought to be done, and he doesn't endeavor to create something. वो कोई क्रिएट नहीं करता ऐसा थ्योरी कि जिसमें पता चले कि उसने कोई नया आइडिया दिया है, एन आइडिया दैट नेवर एग्जिस्टेड। जैसे प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात की, अरिस्टोटल डज नॉट क्रिएट अ न्यू आइडिया, ही ओनली इज एक्सप्लेनिंग व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, एनालाइजिंग व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू नॉलेज दैट वे। दूसरा, his theory of slavery is also a bit cruel, because cruel in the sense that he allows the slaves, and he not only allows it, he justifies it. तो ये दोनों में पैराडॉक्स बन जाएगी। दोनों के अंदर वो स्लेवरी को एमेंसिपेशन की देता भी है, बट साथ स्लेवरी को जस्टिफाई भी करता है फॉर द स्टेट इंटरेस्ट। सो दोनों पॉइंट में इसको क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं।
द थर्ड पॉइंट इज, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिसिज्म में, और वो है रेसिस्ट का। कल हमने ये बात नहीं की थी, आज हम बात करेंगे। अरिस्टोटल ये कहता है दैट अ ग्रीक कैन नेवर बी अ स्लेव। ही सेज दैट अ ग्रीक कैन नेवर बी अ स्लेव। एक ग्रीक जो है वो कभी स्लेव नहीं हो सकता। इफ अ ग्रीक कैन नेवर बी अ स्लेव, तो इसका मतलब ही इज बीइंग रेसिस्ट हिमसेल्फ। वो खुद भी एक रेसिज्म की बुनियाद रख रहा होता है। ग्रीक्स को एग्जेम्पशन है, नॉन, वो कहते हैं ग्रीक्स क्योंकि इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं, वो नहीं हो सकते। वो बेसिकली खुशामद कर रहा होता था अरिस्टोटल, बट दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल। फिर उसके जो मीनिंग्स ऑफ द टर्म्स हैं, द कॉन्सेप्ट्स दैट ही यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल उसने मोनार्की की टर्म यूज की, उसने डेमोक्रेसी की टर्म यूज की। द मीनिंग ऑफ द टर्म्स दैट ही यूजेस मॉडर्न दौर में वो रेलेवेंट नहीं है। वो टर्म्स के मीनिंग जो हैं दे आर नॉट एज वी परसीव देम टुडे। हमारा जो मॉडर्न दौर में कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर, दोज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट ट्रीटेड दैट वे। उनके मीनिंग हम डिफरेंट लेते हैं। वो मोनार्की को वन मैन रूल कहता है, जो कि जनरल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम उस बात से एग्री नहीं कर रहे होते। वी डोंट एग्री विद दैट सॉर्ट ऑफ। लास्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जो उसकी point था that only 6 forms of states exist. We believe that this is wrong. There are many other forms of states as well. 6 के अलावा भी states हो सकती हैं। There can be other forms of states as well. और वो other forms जो हैं वो क्या हो सकती हैं? For example, हम modern दौर में जानते हैं कि monarchy जो है, if one man is working for everybody's interest, जरूरी नहीं होता that all the time he is working for everybody's interest. On some matters he can be selfish, on some matters he can be working for everybody's interest. Similarly, if a tyrant, उसके वो कोई tyrant नहीं होती है, one man working for the interest of the जिसको हम कहते हैं himself, अपने लिए काम कर रहा होता है, but it's not necessary that if somebody at one particular time is working for himself, on the other occasion in a different subject he cannot work for everybody's interest. So hard and fast किसी को selfish कहना और hard and fast किसी को general कहना, that is जिसको हम कहते हैं एक judgmental thing है, which is something that we criticize. So he is too judgmental on the different forms of government. जो 6 forms of government है उन्हें strict बना देता है. Once who is working for general interest will always work for general interest. Not true जी. तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये कुछ पॉइंट्स ऑफ रेलेवेंस है। नाउ आई वुड टेक 11 मिनट्स क्वेश्चन जी। लेकिन प्लीज जो कल पूछ चुके हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि वो कम पूछें, बाकी पूछें। नाउ चैट अगर ओपन कर दें 11 मिनट के लिए जी प्लीज। चैट ओपन कर दें 11 मिनट के लिए, ताकि क्वेश्चन जो पड़ेगा सबको समझ आ जाएगी। जी जी, जिन्होंने निकाली पूछा पूछने प्लीज। स्लेवरी एंड कॉन्सेप्ट पॉइंट पूछें जी। स्लेवरी का किस में पूछा है? क्रिटिसिज्म में पूछा है, अफसा पूछें किस चीज में पूछना चाह रही हैं? एम्पिरिसिज्म दानियाल सिंपली मींस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब चैट रोक लें जरा यहाँ पे। नहीं वो रोकिए जरा, ऊपर न चलिए। ठीक है। अच्छा, एक का सवाल है, इन डायनामिक क्लासिफिकेशन एंड रेवोल्यूशन व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज इन दिस साइकिल? इकरा, व्हाट इज द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज इन दिस साइकिल? इकरा, यहाँ पे डिबेट थोड़ी और हो जाएगी। आपको क्वेश्चन वैलिड है बट डिबेट थोड़ी और है। वो क्या है? वो जो कहता है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज जो आप यूज करिए ना, यहाँ पे एक तो जरा डिफरेंस कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज अलग नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन इन द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन इन द सेंस ऑफ द सिस्टम, द वर्किंग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब वहां पे जो मोनार्की से आप मूव कर रहे हैं टेरेनी में, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज्ड। मोनार्की से आप चेंज होके बन गए, कहां पे चले गए? टेरेनी में चले गए। दैट इज द चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? रोल का लफ्ज नहीं, रोल चेंज्ड फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशन टेरेनी, दैट इज इटसेल्फ चेंज्ड। लॉ का क्या रोल है? अब यहां पे अरिस्टोटल की थ्योरी थोड़ी डिफरेंट है। वो बाद में जब थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन देता है डिटेल से, जिसका जिक्र मैंने यहां पे नहीं किया डिटेल से, शॉर्टली से बता दिया कि ये रेवोल्यूशन कहलाता है। वो कहते हैं हर रेवोल्यूशन अच्छा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप मोनार्की से टेरेनी जा रहे हैं, इट्स अ बैड थिंग बिकॉज आप गुड फॉर्म से बैड फॉर्म में जा रहे हैं। बट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम टेरेनी टू अरिस्टोक्रेसी, इट्स नॉट बैड।
इट्स गुड वन, ये अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज वेलकम। तो हर रेवोल्यूशन बुरा नहीं होता, हर रेवोल्यूशन अच्छा नहीं होता। सो बैड रेवोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए ही आस्क्ड दैट देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होगा तो कोई सेल्फिश बंदा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर नहीं पाएगा। दैट रूलर और रूलर्स विल वर्क अंडर द लॉ एंड दे विल नॉट बी एबल टू वर्क फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट। सो लॉ कैन प्रिवेंट द रेवोल्यूशंस। बट कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट एंगल में इस्तेमाल होता है। रिपीट एम्पिरिसिज्म मैंने कर दिया, धन्यवाद। रिपीट it simply means based on observation. Ghulam Mirza, Aristotle is the greatest but ungrateful student of Plato. How we can tackle this question as difference are not that much? Ghulam, are you sure there are not as much differences? Are you sure? You need to really think about that because आपको मेरे ख्याल में ये difference आपको खुद ढूंढना चाहिए। मैंने दोनों के बारे में बता दिया। If you find some, get it checked by me and I will add more points on that. Organic repeat कर दें। Organic means simply यहां पे ऑर्गेनिक का मतलब ये था दैट उसने कहा कि स्टेट इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन होता है स्टेट का, जो मॉडर्न दौर में हम एग्री करते हैं कि यस स्टेट इवॉल्व्स। जजमेंटल पॉइंट को रिपीट कर दें। जजमेंटल मींस वो ही सेज दैट वंस अ मोनार्क विल ऑलवेज बी अ मोनार्क। हम ये समझते हैं कि नहीं, एक मोनार्क एक इशू पे सेल्फिश हो सकता है, एक इशू पे जनरल इंटरेस्ट के लिए भी काम कर सकता है। तो अच्छा भी हो सकता है मोनार्क और बुरा भी हो सकता है। उसने कहा कि नहीं, मोनार्की अच्छी होती है। ही इज जजमेंटल ऑन दैट। सर इफ यू सेड ग्रीक स्लेव्स नहीं हो सकते, बट यस्टरडे यू टोल्ड देयर कैन बी 2 स्लेव्स। उसके एडिशन में अलीशा यही पॉइंट है, इनके बाद वो कहता है कि ग्रीक स्लेव नहीं हो सकते, बाकी हो सकते हैं। व्हाई इज सेकंड नॉट ग्रीक्स? बट उसने कहा तो हम नहीं, उसने कहा देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट। Mia said, sir, is there any need to read about this other ideas about women and essence of ideas? No, Mia said no. You don't need to read all of them. You need to just focus on state, classification of state. ये इन पॉइंट पे फोकस करना है। नीचे आ जाए चैट में। और बस ठीक है। Can we also discuss his points about education system and marriage rules? No, Fazal, we don't need to. Please write the name which you had told for freedom of slavery. Emancipation, Kanis. Emancipation. Freedom को कहते हैं। So does you cover this topic? Yes, it covers this topic. Akasha, lectures are according to past papers? No, it is not based on past papers, please. ये आप प्लीज को ना करिएगा। अगर आप बाकी चीजें इनकी करना शुरू कर देंगे तो मैंने आपको कल कहा था अरिस्टोटल पे प्लेटो पे हम पूरा एक सेमेस्टर पढ़ाते हैं। सो पढ़ें फिर उतना ज्यादा। सर में कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दें। कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये कहा मैंने कि बेसिकली सलमान जो उसने जो कॉन्सेप्ट दिए, जो मोनार्की की मीनिंग वो दिखाता है, उस कॉन्सेप्ट की मीनिंग मॉडर्न दौर में वैलिड नहीं है। तमाम के सिर्फ उसकी नहीं, तमाम जो उसने दिया टेरेनी का, डेमोक्रेसी का, उनके तमाम की मीनिंग्स कॉन्सेप्ट की हम मॉडर्न में डिफरेंट लेते हैं। नीचे आ जाए जी। बस सर 6 सेंसेस से जो हम ऑब्जर्व करते हैं, 6 सेंसेस से ऑब्जर्व होता ही नहीं है मुझसे, 5 सेंसेस से होता है। उसको इंट्यूशन, 6 सेंस से इंट्यूशन कहते हैं। प्लीज एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर मीन्स वर्च्यू एंड कंस्ट्रेंट एज पार्ट ऑफ द थ्योरी। मैं आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। ह्यूमन नेचर, वो तो आप सारी थ्योरी को मुझे दोबारा कह रही है। ह्यूमन नेचर का बेसिक मतलब ये है, उसने कहा था मैन बाय नेचर इज सोशल इन नेचर। इंसान सोशल होता है, वो इंडिविजुअल नहीं रह सकता, सोशल होता है। मीन्स का मतलब ये होता है दैट स्टेट, लोगों अरिस्टोटल की थ्योरी में स्टेट इज मेन पॉइंट, बट स्टेट इज क्रिएटेड टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स। स्टेट एक जरिया है जिससे कोई चीज अचीव की जाती है। तो स्टेट इज अ मीन्स, तो फिर स्टेट अगर जरिया है तो अचीव क्या करना है? कहते हैं स्टेट के थ्रू हमने लोगों को वर्च्यूअस बनाना है, लोगों की मोरालिटी डेवलप करनी है। दिस इज व्हाट ही मीन्स। और कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है गवर्नमेंट। मोनार्की को एक कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, टेरेनी को कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। एकरा मैंने 3 दफा रिपीट किया ऑर्गेनिक थ्योरी, आखिरी दफा रिपीट कर रहा हूं। ऑर्गेनिक मीन्स स्टेट इज लाइक ह्यूमन बींग्स, और इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी। और स्टेट इज लाइक ह्यूमन बींग्स, और इंसानों की तरह स्टेट भी इवॉल्व होती है, एवोल्यूशन होता है उसके अंदर। Daniel, it's a criticism because we do not accept his meaning of the terms. तो ये क्रिटिसिज्म हुआ ना, उसकी बात गलत है, हम कुछ और मीनिंग लेते हैं, उसने गलत कहा था। If question comes on any one form of government, it doesn't जी come, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आता ही नहीं है अरिस्टोटल पे। It never comes on Aristotle's same one point। नीचे आ जाए।
Sir, but gave states of laws as Plato gave the states of man. What are these laws? Barka, I didn't get your question. और public question करें जी please, ताकि सबको समझ आ जाए. मुझे बरका के सवाल की समझ नहीं आई. Intuition, Mutsim. Sir, can you please unmute me? My question is not as you perceived. जी गुलाम मुर्जा, unmute करें जी गुलाम मुर्जा को. State का मतलब होता है जी मुल्क, country. जी गुलाम मुर्जा. गुलाम मुर्जा, आपको आवाज आ रही है? यस, अस्सलाम वालेकुम सर. और इस्लाम जी गुलाम मुर्जा, सॉरी एक मैं आपका अल्फाज नहीं समझ सका, लेकिन प्लीज आप बताइए. सर मैंने ये पूछना, मैंने जो क्वेश्चन अभी कोट किया था वहां पर जो आपने जिस तरह बताया था कि अरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो. मैंने ये कहा था कि डिफरेंसेस ऑब्वियसली हैं हमारे पास, बट उनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं बन पाएगी. उनको किस तरह से आउटलाइन किस तरह से बननी चाहिए इस क्वेश्चन की, मुझे थोड़ा सा वो गाइड कर दे प्लीज. मुर्तजा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जितने डिफरेंस अंडरस्टैंड किए पहले मुझे एक दफा दिखा दे, मुझे मैडम राजी के थ्रू दिखा दे, फिर मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा ना. मैं शुरू से करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा. आप मुझे एक दफा दिखा दें आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू. अच्छा, कैन वी क्रिटिसिज्म ऑन फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ Plato and several points about women? Yes, you can जी, why not? स्लेवरी को रिपीट कर दें. स्लेवरी मैंने दोनों जगह लिखा है, किस जगह पे करना है आकाशा उसको? स्लेवरी क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म ये है दैट ही जस्टिफाइज स्लेवरी. Aristotle justifies the slavery, and that is the point of criticism जी, because justifying slavery was something wrong. फजल ठीक कह रही है, लेकिन वो उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं है ना. आप बिजनेस, नेवी, डिफेंस, वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेट नहीं करता. Can we criticize, sir, the area of practicability, the polity, maintaining constitutional stability that are mentioned in Jurabam book, will we do? No, we won't जी. बढ़िया, नीचे आते जाए, चैट में आ जाए. और नहीं. Only the ethnic Greek or any person of the state in Greece, the racism point referring to whom cannot. Greeks cannot be slave. Athens की बात नहीं है. Greeks cannot be slave. मैंने कर दिया उसको रिलेट. जरा देन प्लीज इसको अगर आप प्लीज लेक्चर के आखिर में या मैडम राजिया को कहेंगी, वो मुझे मैसेज फॉरवर्ड कर देंगी, मैं आपको जवाब दे दूंगा मैडम उनके थ्रू. सो जरा उनके थ्रू अगर प्लीज कर लें. कर दिया महक मैंने रिपीट. हाउ कॉन्सेप्ट पॉइंट केम इन क्रिटिसिज्म. I mean, if we have evolved these terms in other meaning. दानियाल मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको. नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, आ जाए, आ जाए. गुलाम मुर्तजा का क्वेश्चन आ गया. हो गया, मैंने कर दिया. अच्छा सर, both Aristotle and Plato gave theory on the basis of wisdom means their concept of state was same except king. No, Hamza, both gave the theory of state, but both have seen state in a different way. Did you think that Aristotle's concept of state is a dual standard? No, I don't think it's a dual standard. महक मैंने कर दिया. नीचे आते हैं. जी दानियाल को जरा अनम्यूट करें और फिर शाहनजर को अनम्यूट करें. आखिरी सवाल है. यस समन, ही कैन बी कॉल्ड, ही इज द पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, लेकिन ऐसा पॉजिटिव स्कूल जो है ना वो अमेरिका में स्टार्ट होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1. तो हम बेहतर बिहेवियरलिस्ट ही कहेंगे. पॉजिटिविस्ट की अप्रोच थोड़ा और सेंस में इस्तेमाल होती है. जी दानियाल. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. जी दानियाल. सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है. सर मेरा क्वेश्चन यही था कि जो अभी आपने आंसर दिया सर, कि वो टर्म्स वहाँ से चूंकि ओरिजिनेट हुई थी, वो वक्त के साथ साथ अगर हमने उसको इवॉल्व इस तरह कर लिया है कि उसका मतलब कुछ और बन गया, तो वो क्रिटिसाइज तो नहीं ना होगा सर? फिर कोई पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं. फिर तो स्लेवरी पे भी नहीं बनता, फिर तो रेसिज्म पे भी नहीं बनता, फिर तो क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं है. नहीं दानियाल, स्लेवरी तो सब होती थी, अब नहीं होती. फिर तो पॉइंट, तो इसलिए हम क्रिटिसाइज तो करते हैं. मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा था सर. मैं तो मिसाल दे रहा हूँ ना. अगर उस वक्त के मीनिंग के सेंस में बात करूं, हमने मीनिंग डिफरेंट बना लिए. हमने तो मीनिंग स्लेवरी के भी डिफरेंट बना लिए, हमने तो रेसिज्म को भी डिफरेंट बना लिया, हमने तो तमाम चीजों में एवोल्यूशन हुई है. तो हम क्रिटिसाइज बिल्कुल ठीक है सर. ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू सो मच सर. वेलकम वेलकम. शाहनजर को अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम सर. और समझी शाहनजर सर कैसे? ठीक है. शुक्र.
सर बस में मेरा ना बस में 120 सवारियां हो तो मुश्किल हो जाती है चलाना उसको सिर्फ ये हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। जी तभी सर। मैंने ऑडियो को प्रेफर किया। सर मेरा क्वेश्चन वो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है। वो प्रिजनर ऑफ वार वाली जो बात है उसमें तो इससे पहले भी कंट्रीज मतलब जो आज भी हो रहा है कि जंग में पकड़ के फिर वो उनको गुलाम बना देते हैं। अगर नहीं भी बनाते आज अलग है तरीका, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म तो फिर गुलामी वाले से थोड़ा सा अलग होगी ना, तो वो थोड़ा पॉइंट बता दें काइंडली। इसको हम कैसे क्रिटिसाइज, उनके पास इवन इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो जो मतलब उसने बात की कि वो इंटेलेक्चुअल भी हो लेकिन उनको प्रिजनर बनाए, उनका आगे कोई खास रोल मतलब वो उस वक्त की स्टेट में नहीं होगा। तो इसको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे हम? देखिए वो आपकी हम क्रिटिसाइज से भी करें द वेरी आइडिया दैट ही जस्टिफाइज स्लेवरी, इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करें। वो कहते हैं कि जस्ट स्लेव्स के लिए जरूरी है, चले इसको तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट के लिए जरूरी है, ये हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। आखिरी क्वेश्चन करामत को अनम्यूट करें जी, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। करामत अली जी। करामत सर, आपने ये जो बताया रैली में सर जी जी क्रिटिसिज्म बताया है, जी जी जी। करामत आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको हमने लिंक किससे कर, आइडिया स्टेट से लिंक करने बताया था, इसको लिंक बेसिकली हमने करना किससे है? क्रिटिसिज्म किस पे करना है? नहीं, इनको लिंक किस चीज से, कौन से क्वेश्चन से लिंक करना है? आप अरिस्टोटल की स्टेट के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, थैंक यू करामत। अच्छा ओके, एंड पे चले जाएं जी चैट पे। ओके जी, लेट्स मूव जी। आई गेस टॉपिक अगला करते हैं, ताकि फिर मैंने आधा घंटा क्वेश्चन आंसर लेने हैं आप लोगों के। इसको मैं रिमूव करूं। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से करूं, आपका काम और आसान हो जाएगा अगर आप मेरी बात रिक्वेस्ट कर लें, आपका काम भी और आसान हो जाएगा। एक तो आपने काम ये करना है कि आप एक दफा कोशिश क्या करें कि एक लेक्चर में आने से पहले एक टॉपिक को देख लिया करें। जैसे मेरे ख्याल में मैंने मैकियावेली का शायद नहीं बताया था, मेरी गलती थी, बट नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मुझसे आप पूछिएगा। एक दफा आपने याद नहीं करना उसको, ना अंडरस्टैंड करना है, जस्ट गो थ्रू इट, सिर्फ एक दफा देख रहे हैं। और आप जब देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सॉर्ट ऑफ। और दूसरी चीज, जब आप ये लफ्ज के मीनिंग पूछते हैं ना कि ये एम्पिरिसिज्म फॉर एग्जांपल, आप इसका मतलब क्या है, ठीक है आप मुझे भी पूछ सकते हैं, बट आई गेस गूगल कैन आल्सो आंसर यू। वो सिंपल अंग्रेजी लफ्ज होते हैं, उनके टेक्निकल मीनिंग नहीं होते। हाँ, वेरीफाई कर लिया कि सर मेरा ये मीनिंग है, क्या ये यही मतलब है? अगर वो नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर होगा तो मैं यस में सिंपली जवाब दे दूंगा। तो वो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। इट वुड सेव टाइम सॉर्ट ऑफ। अच्छा, टाइम नहीं होता तो ये मान लेता हूं, मेरी क्लास है ना संडे को आप लोगों के साथ, जो इवनिंग बैच वाले बच्चे हैं उनके साथ कल। ओके, चलते हैं जी। मैकियावेली, अब चैट कर दें जी, बंद कर दिया है। अब मैं टाइम देख लूं कि टाइम क्या हुआ है। हमारी क्लास कितने बजे तक है? 8 बजे तक है। सो आई वुड टेक अराउंड अवैस, मैं टीचर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कभी मना कर सकता हूं, कभी अलाउ कर सकता हूं। अच्छा सर, अच्छा आपने एक काम करना है जी। हमने आई विल हैव अराउंड 40 मिनट्स 45 मिनट्स पे लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हम इसको आई वुड टेक 30 मिनट्स क्वेश्चन जी। आई गेस 30 मिनट्स काफ़ी होंगे। अच्छी बात है, आप लोग खुद से बातें कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। कभी कभी घर वाले भी तो आपको म्यूट कर देते हैं। तो कितने बजे नमाज की फ्री ने कहा, नमाज की ब्रेक है, कितने बजे नमाज है मुझे बता दें ताकि मैं उस हिसाब से डिसाइड कर लूँ। नमाज 7:15 पे, 7:15 पे। अच्छा 7:15 पे मैं, अगर आप मुझे 7:20 तक मैं लेक्चर देता हूँ जी, फिर 10 मिनट्स की ब्रेक लेंगे, फिर हम आगे आके क्वेश्चन ले लेंगे सारे। ओके, लेट्स बिगिन जी। आसान है, मैकियावेली कोई मुश्किल नहीं है। कोई बात नहीं, फ्री है। अब पूरे पाकिस्तान से लोग मैं क्या करूं? अब मेरे ख्याल में 7:30 तक नमाज कज़ा नहीं होगी आप लोगों की, बेगम हो जाए।
अरिस्टोटल्स कंक्लूजन, इकरा सॉरी भूल गया था, कंक्लूजन उसका आसान है, इकरा मुश्किल नहीं होगा मेरे ख्याल में। कंक्लूजन अरिस्टोटल का अगर हम करेंगे तो अरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ स्टेट है दैट इज सिंपली जो अरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट है दैट थ्योरी इज हम उसको कहते हैं कि अरिस्टोटल वाज द थिंकर हु हैड द मोस्ट प्रोफाउंड इम्पैक्ट्स ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। जरा प्लीज सुनिएगा, जरा प्लीज। कल बता दिया था, बस ठीक है, आगे जा रहा हूं। अब मैंने आपकी चैट नहीं देखनी है, अच्छा, आई वोंट सी द चैट, योर चैट, सो नहीं देख रहा मैं, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। लेट्स मूव टू दिस वन, निकोलो मैकियावेली। अच्छा, ये थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सी थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग वाले बच्चों का कल अगर याद हो मैंने जिक्र किया था, आज किया था सुबह। मैकियावेली बायोग्राफी में स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस, ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस, इटली में पैदा हुए। इटली उस वक्त, एट दैट टाइम इटली वॉज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेट्स। इटली डिवाइडेड था मल्टीपल स्टेट्स में, उनमें से एक सिटी और वो स्टेट भी था, उसका नाम था फ्लोरेंस। फ्लोरेंस के अलावा और कौन सी सिटी स्टेट्स थी, नाम आपको आने चाहिए, बहुत जरूरी नहीं है बट एमसीक्यूज में आ जाते हैं। रोम था, वेनिस, रोम, वेनिस, सिसिली, मिलान, फ्लोरेंस हो गया। फिर मैं दोबारा करता हूँ, फ्लोरेंस, मिलान, रोम, वेनिस, नेपल्स। यस, ट्यूरिन नहीं था अरसलान, इट वाज नेपल्स जी, थैंक यू जिब्रान। यस दैट्स ट्रू। तो ये 5-6 स्टेट्स थी डिफरेंटली जो उस वक्त इटली के अंदर मौजूद थी। इटली वाज डिसयूनाइटेड, ये डिसयूनिटी का पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ही वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस, देयर इज लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अर्ली लाइफ, ज़्यादा इल्म नहीं है उसकी अर्ली लाइफ के हवाले से, बट ही बिकेम नोन व्हेन ही जॉइंड द कोर्ट ऑफ फ्लोरेंस। कोर्ट का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कोर्ट का मतलब है दरबार। दरबार जो है उसका वहाँ पे मैकियावेली ने छोटी उम्र में ज्वाइन किया एज अ रिकॉर्ड कीपर, एज अ हिस्टोरियन कह लें, उसने ज्वाइन किया वहाँ पे। हाउएवर उसकी लक चेंज हुई, उसकी लक बनी एट एन अर्ली एज, और हुआ ये था दैट द फ्लोरेंस विटनेस्ड अ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन आया, एक कू आया, और उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट थी, मैं नाम रीडिंग में पढ़ेंगे तो नाम शाम लिखे होंगे, आप नाम भी याद रखें तो कोई बात नहीं। एक गवर्नमेंट थी मौजूद, जो गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी गई और एक नई गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दी गई बिकॉज ऑफ द कू, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। और जो नई गवर्नमेंट थी, द न्यू गवर्नमेंट इन फ्लोरेंस हैड एलिवेटेड मैकियावेली, उसे उहदा बढ़ा दिया, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, he was appointed as secretary to war, जिसको आप कह सकते हैं टॉप डिप्लोमेट ऑन वार अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में, वार अफेयर्स में टॉप डिप्लोमेट बना दिया गया उसको। So he was kind of an ambassador, he was kind of a minister of the war making and war से related minister बना दिया गया। So as a secretary to war, he became a diplomat of Florence and he traveled across the Italian states. वो घूमता रहा एज अ एम्बेसडर, एज अ डिप्लोमेट डिफरेंट इटालियन स्टेट्स में, मेकिंग पीस, डिसाइडिंग अबाउट वॉर्स, मेकिंग डिफेंस पॉलिसी, इस तरह की जो चीज़ें थी वो करता रहा यहाँ पे जाके। सो as a diplomat in the court of Florence, he had been making peace, making wars, making defense policy. He traveled to Rome, he traveled to Venice, he traveled different parts of Italy. अच्छा, तो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस रखा उसने, और ये एक्सपीरियंस जरा याद किया। ही रिमेन्ड ऑन दिस पोस्ट फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, 14 साल तक वो रहा यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर। आफ्टर दैट समथिंग बैड हैपेंड, एंड दैट बैड वाज दैट द कू, जिसकी वजह से वो नई गवर्नमेंट आई थी जिसने इसको प्रमोट किया था, दैट कू गॉट रिवर्स्ड। जो पुरानी गवर्नमेंट थी
दैट केम बैक, फ्रांस वाले भी इन्वॉल्व थे, आप उसको पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में, बट अल्टीमेटली कू वाज रिवर्स्ड। जब कू रिवर्स होगा तो मैकियावेली के साथ क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, पहली गवर्नमेंट में जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें एज अ क्लर्क काम कर रहा था, नाउ नई गवर्नमेंट ने उसे एलिवेट कर दिया, पुरानी वापस आई, उन्होंने ही वाज डिसमिस्ड, इसको आते ही डिसमिस किया इसको, ही वाज प्रोसिक्यूटेड, ही वाज imprisoned एंड देन एक्साइल्ड। नवाज शरीफ साहब सिंपली उसे पहले डिसमिस किया और फिर उसे प्रोसिक्यूट किया, उस पर केस चलाया, उसे जेल भिजवाया और फिर अल्टीमेटली उसे एग्जाइल में भिजवा दिया। लंदन में नहीं भिजवाया, उधर ही इटली के अंदर ही एग्जाइल भिजवा दिया वहां पे जाके। सो ही वाज डिसलॉज्ड फ्रॉम हिज पोजीशन, ही वाज नो लॉन्गर अ मिनिस्टर एनीमोर। So anyhow, so when he was imprisoned, जब जेल में था, it was during this time in jail that he started writing. उसने फिर लिखना शुरू किया, वेला जो हो गया उसने लिखना शुरू किया, और उसने during that imprisonment he wrote different works, but the most important जो उन्होंने किताब लिखी उसको हम कहते हैं, बुक लिखी उसको हम कहते हैं द प्रिंस। He wrote the most important book, The Prince, और जो The Prince है ये इम्पॉर्टेंट है बुक, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको मॉडर्न दौर की डिप्लोमेट्स की हैंडबुक कहा जाता है। दिस शुड बी द हैंडबुक ऑफ द मॉडर्न डिप्लोमेट्स। खासकर शमूद कुरैशी को तो जरूर देनी चाहिए उनको, बट ये बुक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। सो जेल में उसने लिखी। एनीहो लेटर ऑन ही वाज सेंड इनटू एग्जाइल, उन्हें एग्जाइल भी भिजवा दिया गया। ही ट्राइड टू राइट, वो अपने उस वक्त के फ्लोरेंस के रूल्स को लिखता रहा, दैट आई कैन बी हैंडी फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, आई कैन सर्व यू टू। उन्होंने कहा जी नहीं, यू आर नॉट वेलकम, यू कैन गो बैक। यह सीक्रेट डिस्कोर्सेज भी थी, बहुत सारी और भी बुक्स हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दैट ही रोट, द प्रिंस। लेकिन अगर आप आसान लफ्ज़ में पढ़िएगा, बहुत बेसिक आइडिया मैं बता दूं, ये फ्रैंक वर्ड है, लिखने वाला नहीं है, अनसंगे खुशामदी था। ही रोट द प्रिंस, ही रोट एवरी वर्क टू अपीज द रूलर्स, कि शायद उसे दोबारा नौकरी दे दें। ही वांटेड टू रिटर्न, ही रोट लेटर्स कि मुझे वापस कर दें, आई कैन सर्व यू, मेरा एक्सपीरियंस है, आई कैन हेल्प यू आउट। उन्होंने कहा भाई नहीं, आप नहीं चाहिए। उसे एग्जाइल पे रखा, लेकिन मिन्नतें तरले करने के बाद फिर उसे अलाउ किया कि वापस आ जाओ, नौकरी फिर भी नहीं देनी। सिंपल सा उसका सोल्यूशन है। इवन द प्रिंस वॉज रिटन फॉर द सेम पर्पज। वैसे बाय द वे ऑलमोस्ट अरिस्टोटल की थ्योरी भी ऐसी ही है सॉर्ट ऑफ। दिस इज ही वांटेड टू हैव अ डील, बट उसको डील मिली नहीं जी। दिस इज द पॉइंट। दिस इज सिंपल बायोग्राफी। तीन टेकअवेज। वन, he lived in Florence at a time when Italy was divided into city states. 5-6 different city states थी, तो फ्लोरेंस में पैदा हुआ। दूसरी, he worked as the secretary in the war. He worked as a secretary to war. Third, he wrote the book The Prince. ये ज़हन में रखिएगा प्लीज। बेसिक जो टेकअवेज हैं, उसकी किस थ्योरी पे सवाल आता है, पेपर में सवाल किस टॉपिक पे आता है। इन पेपर मैकियावेली पे क्वेश्चन किसी डिफरेंट एंगल में आ सकता है, आंसर बहरहाल सेम ही होता है। जो मोस्ट लाइकली टर्म है यूज होने की, दैट इज वो उसकी थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स और द प्रिंस। द प्रिंस मीन्स उसकी बुक के ऊपर सवाल आ सकता है, और पावर पॉलिटिक्स मीन्स सिंपली द पॉलिटिक्स मस्ट बी गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ पावर। ये बेसिक आइडिया है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पावर पॉलिटिक्स अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट सिंपली द आइडिया ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड द आइडिया वाज रिटन इन द बुक द प्रिंस। और भी एंगल है। मैकियावेली इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का फादर अरिस्टोटल को कहा जाता है, तो जो दूसरा बाप है वो ये है, सॉर्ट ऑफ ही इज द सेकंड फादर कह ले, बट मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कह ले, ही इज दैट काइंड ऑफ थिंकर। अब वो क्यों कहा जाता है, बट ऑब्वियसली इसकी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो यू विल गेट टू नो। एनीहो, आई गेस दिस इज अ ब्रीफ बायोग्राफी। थैंक यू फॉर द 3 बुक्स लिखी हैं। द प्रिंस, डिस्कोर्सेस है, और द आर्ट ऑफ वॉर, दैट्स ट्रू। बट लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट को लिखते हैं, फिर उस पर जाएंगे। Context. Why Machiavelli gave the theory of
पावर पॉलिटिक्स, why he wrote the book, The Prince, etc. असल वजह तो मैंने बता दी, खुशामदी था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी लिखते वक्त अप्रोच जो राइटिंग अप्रोच है वो तो एक एकेडमिक अप्रोच है, एक नॉलेज बेस्ड अप्रोच है, वो क्या थी इसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा प्लीज। अच्छा प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझे आइडिया जगह कितने लोगों को आइडिया है। डू यू हैव एन आइडिया ऑन एनलाइटनमेंट एंड रेनेसां? ओके, there's a mixed answers, yes and no, mostly yes है, but there are no's too. Okay जी, let me explain, because no's हैं तो I have to explain करना है। okay, ठीक है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ जी। रेनेसां का जो टर्म है हम यूज करते हैं, वो बेसिकली अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेनेसां गेव बर्थ टू एनलाइटनमेंट एंड ऑल दैट, वो सारी उसके अंदर आता है। जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, ये सारी हिस्ट्री आपने कहीं नहीं लिखनी, बट आपने उसको पढ़ना है सॉर्ट ऑफ। मैं लफ्ज लिखता हूँ जी, एनलाइटमेंट, एक स्पेलिंग करेक्ट कर दें रेनेसां के प्लीज। ओके, सो एनलाइटमेंट एंड रेनेसां ये दो टर्म्स हैं जी, दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। REN नहीं, REI नहीं, RENAISSANC, ठीक हो गया जी, RENAISSANC। थैंक यू सफीना, थैंक यू इकरा। ओके, नाउ व्हाट इज दिस टर्म? हमने ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, प्लेटो अरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, और हमने वहाँ पे डिस्कस किया दैट प्लेटो अरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, और इसी तरीके से प्लेटो की भी थियरी है, उससे पहले पैथागोरस रहे हैं, उससे पहले सोक्रेटिस रहा है, बहुत सारे थिंकर रहे हैं ग्रीक्स के अंदर। हम कहते हैं दुनिया के अंदर, इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ग्रीक्स वर द पायनियर्स ऑफ द मॉडर्न नॉलेज। मॉडर्न साइंसेस जो हम पढ़ते हैं, मॉडर्न नॉलेज जो पढ़ते हैं, उसकी बुनियाद जो है वो ग्रीक्स ने रखी थी नॉन हिस्ट्री के अंदर। जिनका नहीं पता वो तो नहीं पता, जिनका पता है उनके अंदर ग्रीक्स ने रखी थी। ग्रीक्स के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी आई। जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी ने कहा, अच्छा देखिए हम प्लेटो को अरिस्टोटल को पढ़ रहे हैं, और खासकर अरिस्टोटल को पढ़ें, बाकी लोगों को पढ़ें, तो उनकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो ग्रेजुअली दे मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑल दैट। उनका बेसिक डिस्कशन थी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, उनकी डिस्कशन थी एम्पिरिसिज्म की बुनियाद पे। नाउ जब यहां पे ग्रीक्स का टाइम ग्रेजुअली डिक्लाइन आया, तो उन ग्रीक्स के टाइम के बाद क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी ने कहा कि नहीं, नॉलेज की बुनियाद ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती, बिकॉज डिवाइन रिलीजन है, और डिवाइन रिलीजन कहता है कि खुदा है, बट यू कांट सी द गॉड, यू कांट ऑब्जर्व द गॉड। हाउ गॉड गेव हिज मैसेज, यू कांट ऑब्जर्व द मैसेज, यू कांट ऑब्जर्व द मीडियम ऑफ द मैसेज। बस प्रॉफिट ने कहा कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, एंड यू नीड टू हैव अ फेथ इन गॉड। You can't have a physical observation of the God or his messengers, जो आते रहे, जिनको हम फरिश्ते कहते हैं, जो मैसेज लेकर आते रहे प्रॉफिट्स तक। तो प्रॉफिट said, I am the prophet and I met the God, you have a blind faith in that. आपको ऑब्जर्वेशन वाला एलिमेंट, knowledge on the basis of observation is secondary thing, the primary thing is the faith in God himself. हम नहीं कहते जहां हमारी अक्ल खत्म होती है वहां खुदा का वजूद होता है। गॉड हैज समथिंग इन माइंड विच इज बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन। हमारी कंप्रीहेंशन से बात की बातें, अगर हमारी ऑब्जर्वेशन और कंप्रीहेंशन से बात की बातें हैं, वी कांट थिंक, गॉड कैन थिंक अबाउट दैट। तो इसका मतलब ही हुआ faith is superior to observation, it is superior to man's logic. Man is subordinate, man is sinful, man तो कुछ भी नहीं है, God is much superior, and faith to God is the basic, faith is the basis of knowledge and not the logic, not the observation. आप जिसको देख रहे होते हैं वो गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा, जो ग्रीक्स क्या करते थे कि ऑब्जर्व करके नॉलेज लेना चाहिए, वो गलत कहते थे। नॉलेज देखना है तो बाइबल को देखो, बाइबल में कह दिया गया डोंट आस्क क्वेश्चन ऑन दैट, गॉड ने कह दिया यू विल हैव टू फॉलो दैट। तो इस पीरियड को जिसमें नॉलेज की बुनियाद फेथ बनी,
ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया गया, उसको हम कहते हैं द पीरियड ऑफ डार्क एजेस. The period of dark ages was the period of rejection of the science, the rejection of the logic, the rejection of empiricism. क्रिश्चियनिटी की वजह से. खैर वेस्टर्न वर्ल्ड में चीज, इस्लाम भी उसी दौरान आया, जो भी इस्लाम का पीरियड है, बट हम क्रिश्चियनिटी भी रहते हैं. लेकिन a time came when gradually people started questioning this method. और लोगों ने रिजेक्ट किया इस मॉडल को, और वो ग्रेजुअली क्यों रिजेक्ट किया, क्यों ऑब्जेक्ट किया उसके ऊपर, वो ये था. अब यहां पे जरा लिंक करेगा, इस पॉइंट को मैं रिलेट करूं जी, एक मिनट जरा गौर सुनिएगा प्लीज. वो ये कि जब उन्होंने कहा जी खुदा जो कहेगा वो सुपीरियर है, इंसान नाक़िसल अक्ल है, इंसान सोच नहीं सकते, खुदा की अक्ल सुपीरियर है. खुदा ने कहा वो बड़ी विजडम है, इंसान की विजडम है ही नहीं. तो वो ये कि कुछ लोग खुदा के ठेकेदार बन गए. पोप्स जो क्रिश्चियंस की हाईएस्ट रिलीजियस क्लर्जी है, पोप और उसके नीचे डिफरेंट जो क्लर्जी बनती है, दे स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग और दे स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग द मैसेज ऑफ द गॉड. खुदा के मैसेज को जो बाइबल में लिखा गया, जिसको हम टेस्टामेंट कहते हैं, और फिर आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट भी है क्रिश्चियनिटी के नजदीक. सो ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू बाइबल, ये सारी को इंटरप्रिटेशन जो है, इट वाज लेफ्ट टू द पोप्स. Popes became the kingmakers. And when I say kingmakers, I'm referring to this point that popes were considering themselves to be the authority on what God wants. As a result of this power that popes got, the kings made alliance with them. Kings का और pope का एक alliance बना. कैसे alliance? Kings ने कहा हम लोगों पे हुक्मरानी करते हैं, लोग हमारे खिलाफ रिबेलियन करते हैं, बगावत कर लेते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो आप एक फतवा दे देना मेरी खातिर. आपने कहना जो बादशाह कह रहा है खुदा भी यही कह रहा है. तो पोप ने कहा मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? किंग सेड यू कैन टेक लैंड्स, यू कैन टेक रिचेस, यू कैन बी फ्री, यू कैन डू व्हाटएवर यू लाइक, यू विल गेट ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड. सो अ बार्गेन, अ डील वाज ब्रोकर्ड बिटवीन द किंग एंड द पोप, और उस डील में बेनिफिट था दोनों का. तो पोप ने फतवा देना शुरू कर दिया दैट किंग इज व्हाट किंग सेज इज द सेइंग ऑफ द गॉड. इफ यू फॉलो द किंग, you are actually following the God. If you disobey the king, you are disobeying the God. So much so, एक जुमला बोला जाता था that king is the march of God on earth. बादशाह खुदा का साया है. खुदा जमीन पे जब चलता है तो बादशाह की सूरत में चलता है, shadow of God. So if you obey him, you obey God. If you disobey him, you disobey the God. This is. अब लोग फर्ज करें आप एक इंसान हैं, आम इंसान हैं, और आप बादशाह की बात नहीं मान रहे, इसका मतलब आप खुदा की बात नहीं मान रहे, और खुदा की बात ना मानने का मतलब है ब्लास्फेमी, एंड यू विल बी पनिश्ड. बादशाह किसी को मार दे, बेगुनाह मार दे बंदे को, आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते भाई खुदा ने मारा है, खुदा के कहने मारा. बादशाह का कसूर कोई नहीं है, ही इज द शैडो ऑफ गॉड. सो नोबडी वुड क्वेश्चन हिज अथॉरिटी. बादशाह हैप्पी और पोप तो वैसे ही खुश हो जाते थे. इसको हम कहते हैं डिवाइन राइट थियरी. ये लफ्ज गौर से सुनिएगा प्लीज, गौर सुनिएगा प्लीज. इसको हम कहते हैं डिवाइन राइट ऑफ थियरी कहते हैं. डिवाइन राइट का मतलब ये है दैट किंग्स हैव बीन गिवन अ डिवाइन राइट टू गवर्न. बादशाहों को गवर्न करने का जो इख्तियार है, दैट वाज गिवन बाय द गॉड हिमसेल्फ. डिवाइन राइट है उनका गवर्न करना, एंड पीपल हैव द डिवाइन ऑर्डर टू फॉलो हिम. नाउ वो ये कि बादशाह के पास जब पावर आई तो वही वाली बात, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. द किंग्स बिकेम oppressive, kings became kind of violent, brutal and all that, as a result of which there was some kind of reaction to them. People, a time came when they would start kind of saying कि जी this is enough of the brutality. पावर ज्यादा की वजह से जो करप्ट हो चुके हैं, they are being too corrupt, they are being too brutal, and therefore they started questioning them. We won't follow them, and they started saying, how can God be that cruel? खुदा इतना क्रूल कैसे हो सकता है?
Simply, the people started questioning the God. When they started questioning the God, king, not God. When people started questioning the king, that we follow the God, but we don't believe that God can be as cruel as the king is, they revolted. They started questioning. This questioning, that if you want us to believe that whatever you say is a saying of the God, give us the proof. They slowly, and ये evolution है that takes hundreds of years. This questioning of the God, the king's divine powers, is called the beginning of the Renaissance, the revival of logic, the revival of the rebirth of science, the rebirth of the empiricism. ये ग्रेजुअली, आप में से कुछ लोगों ने मैग्ना कार्टा का लफ्ज सुना होगा. मैग्ना कार्टा का मतलब होता, मैग्ना कार्टा में क्या हुआ था 1215 में? उन्होंने कहा था कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी विदाउट एविडेंस. आप हमें प्रोसिक्यूट करोगे, आप बगैर किसी लॉजिक के नहीं कर सकते, बगैर किसी एविडेंस के नहीं कर सकते. बादशाह को कहा, दैट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पीपल. मैग्ना कार्टा 1215. सो वो रूल ऑफ लॉ होगा, हम आपको ब्लाइंड फॉलो नहीं करेंगे. दिस इज स्टार्टेड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ व्हाट वी कॉल द रेनेसां पीरियड. जब मैकियावेली पैदा हुआ, या जिस दौर में मैकियावेली रह रहा था, उस दौर के अंदर भी यही पीरियड चल रहा था. this idea that the king can be questioned, the idea that popes can be questioned, that idea हमें लॉजिक पे देखना चाहिए, हमें एम्पिरिसिज्म पे देखना चाहिए, हमें एक्सपीडियंसी को भी देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंड फेथ इन पोप एंड द किंग. ये आइडिया जो है, ये जो रेनेसां का पीरियड है, ये ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था इटली के अंदर भी. एंड मैकियावेली वाज द one of the most important catalysts of enlightenment. Catalyst मतलब है, enlightenment का आइडिया मैकियावेली ने नहीं दिया, but he was the one who started promoting this idea of enlightenment. तो अब यहाँ सारा लिखने के बाद आपने पेपर में एक ही जुमला लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में पहला जुमला ये लिखना है, that Machiavelli was living at a time when Renaissance was growing and expanding in Europe and particularly in Italy. ये एक जुमला लिखने के लिए मैंने ये सारी कहानी बनाई है आपको सारा. So he was living at a time, Machiavelli was living at a time when enlightenment, when Renaissance was expanding, growing in Italy. At that time, he was only the catalyst to that process. अब let me link इस पॉइंट का लिंक कैसे बनता है उसकी थ्योरी के साथ. 2 पॉइंट और हैं, शॉर्टली 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे. सो एनलाइटमेंट वाली पॉइंट आ गई यहां पे. रेनेसां लेड टू एनलाइटमेंट, इसी से आगे निकलता है सारा. अच्छा, आपने सिर्फ एक जुमला लिखना है, ये वाला स्टार्ट यहां से करना है, दैट मैकियावेली वाज लिविंग एट अ टाइम व्हेन देयर वाज अ जनरल पॉपुलर रिवॉल्ट अगेंस्ट द डिवाइन राइट एंड पीपल वर asking questions. People were interested in not blind following, they were more interested in asking for logic and reasons. Machiavelli was the follower of the Renaissance process and he was the one who wanted to follow the same process. पहला पॉइंट. दूसरा, Machiavelli के जमाने में as a diplomat he had observed something. और उसने क्या ऑब्जर्व किया था? Machiavelli's observation, और मैंने क्या कहा, observation according to enlightenment, according to Renaissance, observation is superior to faith. ये enlightenment का पीरियड था जिस पे Machiavelli भी फॉलो कर रहा था जिसको. Now Machiavelli as a diplomat he observed the working of states. इटली मैंने कहा ना 6 स्टेट्स में यूनाइटेड था, डिसयूनाइटेड था, डिवाइडेड था 6 में. उसने ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट स्टेट्स जो इटली की स्टेट्स हैं, व्हाई दे आर डिवाइडेड. ही वांटेड टू एक्सप्लोर द रीजंस फॉर डिविजन्स ऑफ इटली एंड एज अ पैट्रियट इटालियन ही वांटेड टू यूनिफाई इटली. वो चाह रहा था कि इटली की जो 6 स्टेट्स हैं, एज अ मिलिट्री डिप्लोमेट उसने कोशिश की कि इन सबको इकट्ठा करके एक यूनाइटेड इटालियन स्टेट बना दी जाए. तो ऑब्वियसली आप अगर यूनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो जिसकी वजह से, जिस काज की वजह से डिवाइडेड है, वो काज रिमूव करेंगे तो स्टेट्स यूनाइटेड हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी. सो मैकियावेली expresses his observation and says that in his opinion
in Machiavelli's opinion, the root cause of division of Italy is the popes. जो पोप हैं, जो क्रिश्चियन क्लर्जी है, टॉप क्लर्जी है, that pope and the other clergy, they are responsible for disunity in Italy. पोप्स ने जानबूझ के ये डिवीजन क्रिएट की हुई है। क्यों डिवीजन क्रिएट की हुई है? पोप्स को क्या फायदा है? उन्होंने कहा असल में छोटी छोटी स्टेट्स हैं, वीक किंग्स हैं, अगर किंग पॉलिटिकली वीक होगा, उसकी पावर कम होगी, तो उसे चाहिए डिवाइन राइट। अगर पोप उसके हक में फतवा दे दे कि ये जो बादशाह है, ही इज द शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो बादशाह की पावर बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? आप लोगों से अगर मैं पूछूं, विल द पावर इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल इंक्रीज। वो तो he can subjugate the people. People will have no excuse not to follow him. So the king was weak, therefore he was dependent upon the pope and each one. But if kings get united, agar kings इकट्ठे हो जाएं, will they need the endorsement from the pope? No. So किसको आसान उसमें हम नहीं कहते divide and rule. So he kept them divided. The pope kept the kings divided, and therefore उसने क्या किया? रूल करता रहा। इट्स सिंपल। नाउ द पॉइंट इज, दिस इज, उसने कहा जो रियल इविल है उसका अल्टीमेट एम था इटली की यूनिटी, और इटली की यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल कौन है? पोप। पोप सारे मसले की जड़ है। उन्होंने डिसयूनिटी क्रिएट की हुआ है, अपने इंटरेस्ट की खातिर उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सो व्हाट इज द वे ऑफ यूनिटी? हाउ कैन वी ब्रिंग यूनिटी? फिर यूनिटी कैसे लाई जा सकती है? अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, द यूनिटी ऑफ इटली कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इफ, आई रिपीट दिस पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है, जुमला सुनिएगा प्लीज। आप लिखते हैं, आप भूल जाते हैं, सुनिएगा, लिखना नहीं है आपने। द यूनिटी ऑफ इटली is possible if the prince, the ruler, relies on his power for politics and not divine based power. If the prince, the ruler, relies on his power to govern, then he will not need pope, and therefore he can govern effectively. But agar king weak hoga, he does not have the power, he will need the pope, and if he will need the pope will exploit him. So the unity of Italy is linked with the powerful rulers, the rulers that derive power not from pope but from their own power, from themselves. अगर वो अपने रूलरशिप से अपनी पावर क्रिएट कर लें, पोप पे रिलाई ना करें, ओनली देन कैन इटली बी यूनाइटेड, अदरवाइज इटली विल नेवर बी यूनाइटेड। आसान लफ्जों में, गेट रिड ऑफ द पोप, गेट रिड ऑफ द डिवाइन पावर, एंड द किंग्स कैन देन बिकम पावरफुल। सो किंग मस्ट बी based, the state must be run by the power politics, not by the divine politics. This is the context जी। ये सारी चीज उसने जेल में सोची और उसने लिखी थी। दिस वाज हिज आइडिया एंड दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज बुक द प्रिंस। सो आसान लफ्जों में उसके जमाने में पोप शोप का चक्कर ना होता, उसके जमाने में वो एनलाइटनमेंट के बजाय खुद पादरी होता, तो शायद ये थ्योरी दे ना रहा होता। सो बिकॉज ही वाज अ पर्सन ऑफ द रेनेसां, ही बिलीव्ड इन द रेनेसां and he did not believe in the divine right of the state, and therefore he was able to understand the problem of the popes and suggested something that would create power politics and not the divine right in the state. This is what is his idea ji. Let me now explain the theory. Theory पे चलते हैं। 10 मिनट की theory होगी, फिर आपके सवाल होंगे सारे। मैं थ्योरी को जरा सिंपल फॉर्म में जरा एक्सप्लेन करूंगा, बड़े आसान से पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इसकी
अगेन अगर आप इसको पढ़ते हैं इसकी थ्योरी को, जो मैंने पहले भी कहा था, जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आधी थ्योरी तो समझ में आ जाती है, आइडिया हो जाता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे हमजा मैंने नमाज का कहा था 7:20 पे मैं करूँगा आप लोगों को ब्रेक में। ओके, लेट्स बिगिन हिज थ्योरी। मैकियावेली थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स जी, इसकी थ्योरी का नाम थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स है। मेरे ख्याल में मैंने शुरू में कहा था, इसी पे सवाल आते थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। और ये थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स किस बुक में लिखी गई? इन विच बुक वाज दिस थ्योरी रिटन? द प्रिंस, एग्जैक्टली। सो द प्रिंस पे सवाल आ जाए या पावर पॉलिटिक्स पे सवाल आ जाए, आपने आंसर इस तरह से देना है। मैकियावेली सेज दैट explains, he begins from human nature. Machiavelli says that man by nature is rational. He is wise. He is wise. He is rational. He bases his decisions on logic and reasons, calculations. समझदार इंसान है। इंसान समझदार होते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जहां पे अच्छाई लगे करते हैं, जहां पे बुराई लगे नहीं करते, अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। एंड दे आर जो रैशनल होता है, जो लॉजिकल होता है, ही कीप्स हिज इंटरेस्ट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स। सेल्फिश है, मैन इज सेल्फिश, सेल्फ सेंट्रिक है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। मैन इज ओनली मोटिवेटेड बाय द फियर। अगर आप इंसान को खतरे में डाल दें तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ही कैन डू एनीथिंग। सो ही इज सेल्फ सेंट्रिक, ही इज सेल्फिश, एंड ओनली थिंग दैट कैन थ्रेटन हिम इज फियर। फियर से आप उससे मोटिवेट कर सकते हैं। आप नहीं कहते अब कनपट्टी पे रख के काम करवा लेते हैं लोग। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो प्रोटेक्ट आवर लाइफ, टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, वी आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर एनीबडी। So we don't care about anything else. We don't care about the values, norms, principles. We only care about our selfish interests, own selfish interest. And because we care for our own interest, therefore we also fear. Fear is also an important part of the human nature. Second, state, according to Machiavelli, is just like the same. States are also like human beings. States are also selfish. States are also kind of self-centric, and states also fear. There's a constant fear in state. There's a constant fear in the rulers. Rulers में constant fear होता है, state में fear होता है. State is like the human beings. Organic kind of principle है. He also believes in the organic principle. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, but state is like human beings का मतलब ही होता है that it is organic. Next, he says, Machiavelli says that the states can be of different types. State can be of different types. अच्छा, मैं वो टाइप्स यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप में से कुछ लोग शायद पढ़ें। मैंने टाइप लिखा भी इसलिए ताकि अगर आप में से कुछ लोग पढ़ें तो आप ये ना कहें मैंने बताया नहीं था, बट मैं टाइप्स नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे। बट ऑब्वियसली जो स्टेट की डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें से Machiavelli prefers monarchy, an absolute monarchy. वो डेमोक्रेसी की बात भी करता है, he talks about many other forms, but he says that the preferred form is monarchy, not because it's the best form, but because it is the most effective form of the government. Monarchy is not the best one, but it is the most effective form of the government. आमना वाले पॉइंट पे मैं भी आऊंगा बाद में, इसी पॉइंट पे आऊंगा बाद में. So he believed that there are many forms of states, there are other ideal forms of state too, but monarchy is absolute monarchy. मतलब होता है a monarchy where all powers are in the hands of the rulers. This kind of monarchy is the most powerful one. और monarchy में rule कर रहा होगा the prince. The prince will be ruling that monarchy और वो उसको घूमगा. अब यहाँ पे प्लीज ध्यान रखिएगा, monarchy से मतलब वो नहीं है जो कि हमें बताता है अरिस्टोटल मीनिंग देता है. यहाँ पे monarchy का मतलब डिफरेंट है. यहाँ पे monarchy का मतलब है one man who rules on the basis of hereditary principles. हेरिडिटरी बुनियाद पे जो प्रिंसिपल्स पे गवर्न करने वाला होता है उसको हम मोनार्की कहते हैं. नाउ एब्सोल्यूट मोनार्की होगी.
how that monarch should govern. The prince, अब इसको हम कहते हैं, he gives in his theory of state, in his theory of power politics, Machiavelli provides some advices, some admonitions या advices to the prince. अब वो prince के बारे में काफी सारे पॉइंट होंगे. The prince को मैं यहां लिख रहा हूं. Machiavelli says that the prince, जो कि monarch होगा, जो ruler होगा, he must ensure the separation of church from politics. Machiavelli proposes separation or divorce of church from politics. In simple words, अगर मैं simple लफ्ज़ में बात करूं, तो Machiavelli ये कहता है that the prince must govern politics independent of religion. जो पोप है और क्रिश्चियनिटी है, उसके प्रिंसिपल्स को देख के पॉलिटिक्स को गवर्न नहीं करना चाहिए उसको. He must govern the state on the basis of his wisdom, on the basis of expediency, यानी जो जरूरत है, on the basis of the needs of the state, and not on the basis of the Pope's advice or the advice of the religion. So the state must be governed by the needs of the state. State को उस पे करना चाहिए, उस तरीके से गवर्न करना चाहिए जो उसकी जरूरत है, not caring whether religion says it or not. So religion church को खत्म करने की बात नहीं करता. He just says that the power of the Pope, power of the church should only be on divine matters, while political matters must be governed by and they must be decided upon by the prince independently. इस आइडिया को हम कहते हैं secularism. Secularism is not the demise of the religion. It is the separation of the religion from political decision making. जब आप डिसीजन कर रहे हो तो आप रिलीजन से सोर्स लेकर डिसीजन ना कर रहे हो, आप जरूरत के मुताबिक डिसीजन कर रहे हो. इसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म. दिस इज सो चर्च रहेगा, पोप रहेगा, पोप की अथॉरिटी चर्च तक रहेगी, पॉलिटिक्स में प्रिंस रूलर होगा. सबऑर्डिनेशन ऑफ church to politics. Subordination of church to politics. वैसे by the way, Machiavelli is considered to be the founder of the secularism. Founder of secularism भी कहा जाता है. वो पहला इंसान था जिसने, पहला political thinker था जिसने चर्च और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात की थी. Subordination. Machiavelli says that the चर्च मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स. पोप की डोमेन होगी चर्च तक, खुदा के मामलात होंगे तो लोग चर्च जाएंगे, रियासत के मामलात होंगे तो लोग प्रिंस के पास आएंगे. दो अलग अलग काम होंगे. लेकिन इन केस ऑफ क्लैश बिटवीन द टू, द चर्च विल बी सबऑर्डिनेट टू द प्रिंस. द स्टेट विल हैव एन अपर हैंड. द लॉ ऑफ द स्टेट शैल आल्सो अप्लाई टू द चर्च. जो चर्च है वो सबऑर्डिनेट होगा, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है सेपरेटली काम करेंगे, बट इन केस ऑफ क्लैश द स्टेट विल बी सुपीरियर, चर्च विल बी इंफीरियर. लॉकडाउन हुआ, स्टेट्स ने कहा लॉकडाउन करें, चर्च ना भी मानता हो तो उनको कहा आपको करना पड़ेगा लॉकडाउन. दे हैव टू फॉलो दैट. सो द चर्च वाज मेड सबऑर्डिनेट टू द स्टेट. ये आइडिया भी कर देगा, सेपरेट किया गया, बट अल्टीमेट अथॉरिटी वाज विद द प्रिंस, अल्टीमेट अथॉरिटी वाज विद द पॉलिटिक्स एंड नॉट टू द चर्च. Separation of ethics from politics. Machiavelli says that the prince must not bring ethical values into the state's decision making. जब वो स्टेट को चला रहा हो, गवर्न कर रहा हो, he must not bring in the ethical values, normative values, वो values लेकर ना आए. आसान लफ्जों में honesty, truthfulness, keeping your words, keeping your promises, straightforwardness, जितनी भी morality की principles हैं, they are there, but they must not be the guiding principles of the state policy. The prince must govern on the basis of the needs of the state and not on the basis of the ethical values. Ethical values खत्म करने की बात नहीं कर रहा. वो कह रहा है ethical values अगर state interest को promote करती है तो ठीक, नहीं करती, do not follow it. Completely separated.
State decision making must not be imprisoned to or bring hostage to, made hostage to the ethical values. Separation of ethics and politics. जब मजहब को सेपरेट कर देंगे, एथिक्स डिराइव ही मजहब से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एथिक्स भी सेपरेट हो जाएंगे. Next, Machiavelli says that the prince in his governance must not involve religion. जब गवर्न कर रहा हो तो रिलीजन की बिना पे गवर्न ना करे. He must not have his attachment to any religion. अपनी अटैचमेंट भी रिलीजन से ना रखे. But he must allow people to have religion. In fact, he should encourage people to have religion. अपना मजहब ना रखे, कोई भी किसी मजहब से अटैचमेंट ना रखे, लेकिन लोगों को मजहब की तबलीग करे. He must encourage them to have religion, because he should then use their religious sentiments to achieve state interests. वो उनके मजहबी जज्बात को, इमोशंस जो रिलीजन के, उनको इस्तेमाल करके he must use it for the state interest. स्टेट इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करें. कुछ ज़्यादा नहीं याद आ रहा आप लोगों को? A kind of, so he must encourage people to have religion, और लोगों को मजहब की इजाजत देनी चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, लेकिन उनके मजहब को फिर इस्तेमाल करें स्टेट इंटरेस्ट के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, he says that the prince must be feared as well as respected. The prince must be feared as well as respected. But in case of clash, he must be feared more than respected. Fear भी करें लोग, respect भी करें, लेकिन ultimately जो एक dominant trait उसकी होनी चाहिए, that is the fear on the people. ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ घर में फैमिली में ऐसे होते हैं लोग, टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं और हम उनसे फियर भी रखते हैं थोड़ा सा. सो रिस्पेक्ट इज सेपरेट, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव सम काइंड ऑफ फियर एज वेल. सो यू डू द बोथ. वो ऐसे गवर्न करे, अपना एटीट्यूड ऐसा रखे लोगों पे कि लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करें और लोग उससे डरें भी. बट अगर दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े, ही मस्ट पिक फियर. ही मस्ट बी फियर्ड more than he is respected. ये दोनों रखे, फियर भी, रिस्पेक्ट भी, बट अगर चूज करना पड़े तो ही मस्ट चूज द फियर ओवर द रिस्पेक्ट. लेकिन दोनों होने चाहिए इसमें, लोग उससे डरे भी, उसकी इज्जत भी करें. समीना 2 मिनट और है, फिर नमाज ब्रेक. नेक्स्ट, Machiavelli says that the prince must be brave like a lion and cunning like a fox. The prince must be brave like a lion and cunning like a fox. मेरा नहीं ख्याल कि ये स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन मांगती है. यू ऑल नो लाइन की ब्रेवरी क्या होती है, फॉक्स की कनिंग क्या होती है. जहां पे बहादुरी दिखानी पड़े बहादुरी दिखाए, जहां पे ब्रेवरी दिखानी पड़े वो दिखाए, जहां पे कनिंगनेस हो वहां पे कनिंगनेस दिखाए. ही कैन हैव स्टेट इंटरेस्ट जो डिमांड करें वो उस तरह से करना चाहिए उसको. सब कुछ अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, एवरीथिंग इज फॉर द स्टेट. सच भी वहां पे बोले जहां पे स्टेट का इंटरेस्ट हो, कनिंगनेस भी वहां दिखाए जहां स्टेट का इंटरेस्ट हो, एथिकल वैल्यूज भी वहां जहां स्टेट, एवरीथिंग इज बीइंग डन फॉर द स्टेट इंटरेस्ट. अच्छा, लास्ट 2 पॉइंट्स हैं जी, लास्ट 2 पॉइंट्स में यहां पे लिख रहा हूं. ही सेज दैट द प्रिंस मस्ट एंश्योर that his state expends or expires. He must ensure that state expends or expires. एक state expend हो या expire हो, आसान लफ्जों में उसको चाहिए कि हर वक्त अपनी स्टेट की टेरिटरी को एक्सपेंड करता रहे. अगर नहीं कर पाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा. कैसे एक्सपायर हो जाएगा? बिकॉज somebody else will capture his territory. तो प्रिंस को हर वक्त चाहिए that he should continue to conquer other territories, expand its territories, otherwise somebody else will conquer his territory, and that is the principle that he must follow. Lastly, अब ये आप लोगों ने बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
expansionist thought true. Machiavelli says that in case there is a war in his neighborhood, फर्ज करें मैकियावेली सी की स्टेट का है, इफ देयर इज अ वॉर इन द नेबरहुड बिटवीन ए एंड बी, पेपर में ए बी ना लिखिएगा, मैकियावेली कहता है दैट इन केस देयर इज अ वॉर इन द नेबरहुड द प्रिंस मस्ट नेवर बी न्यूट्रल, कभी न्यूट्रल ना रहे, कभी भी न्यूट्रल ना रहे, ही मस्ट टेक साइड्स, बट हुज साइड, द स्ट्रॉन्गर साइड और द वीकर साइड? यस जी, मिक्स जवाब आ रहे हैं, बट हिज आंसर वाज ही मस्ट सपोर्ट द वीकर वन. वो कहता है वीकर को सपोर्ट करे. क्यों सपोर्ट करे वीकर को? वो कहता है कि अगर आप स्ट्रॉन्गर को सपोर्ट करोगे, द स्ट्रॉन्गर वुड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी यू, एंड इफ यू सपोर्ट द वीकर यू कैन क्रश द स्ट्रॉन्गर, यू कैन रिमूव अ थ्रेट. तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन जो है ये मोरालिटी की बुनियाद पे है, कौन राइट है और कौन रॉन्ग है? नो, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, उसकी स्टेट के इंटरेस्ट की खातिर उसकी बेस पर डिसीजन करेगा. लास्ट जुमला आपने बताना है, आखिरी वर्ड है, फिर फौरन ब्रेक करेंगे जी आप लोग. क्वेश्चन इज कि फॉर मैकियावेली स्टेट इज द एंड और इट्स अ मीन्स टू एन एंड? State is the end, जी. It's not a means to an end. It's the end because everything is being done for the sake of state. झूठ बोल रहा है, वो फ्रॉड कर रहा है, मजहब को सेपरेट कर रहा है. Everything is being done for the sake of state. So state is the end and everything else is the means. This is the end of this theory, जी. ये बेसिक theory की end है. So I guess आप लोग ब्रेक ले लें. ब्रेक में I am available. Those who will be asking questions, I'll be answering that. जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो वापस आएंगे तो I will answer their questions. So 7 मिनट की काफ़ी है ब्रेक, प्लीज़ पहले मुझे बता दें.